नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से गुरुवार को बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया। उनकी जगह उनके छोटे बेटे करण भूषण को कैसरगंज से चुनावी मैदान में उतारा है। करण सिंह शुक्रवार को करण नामांकन करने जाएंगे। आपको बता दें कि कैसरगंज लोकसभा सीट में 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। तो वहीं रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं बल्कि उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया। इस सीट पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। उस सस्पेंस की ताबूत पे आखिरी कील आज भारतीय जनता पार्टी ने ठोक दी और इस सीट पर बृजभूषण के बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो यूपी के बदायूं में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। बीजेपी को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने किसानों या उद्योगपतियों के पक्ष में काम किया। उन्होंने किसानों का नहीं बल्कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। बीजेपी गठबंधन ने फैसला किया है कि हम सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इंडिया गठबंधन ने यह फैसला किया है। अब तक 10 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। पहले वो कहते थे 400 पार, लेकिन अब वो ऐसा कर सकते हैं, केवल 400 हार सुन सकते हैं। उन्होंने आत्महत्या की है। ये बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने 10 साल में उद्योगपतियों का साथ दिया कि किसानों का साथ दिया। अगर उन्होंने किसानों का साथ दिया होता तो 1 लाख किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। जब कर्ज माफी की बात आई तो इन्होंने हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनका कर्ज माफ किया, जो इनके खासम खास लोग थे उनका कर्ज माफ किया। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जब भी सरकार में आएंगे तो अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। और इसलिए कर्ज माफ होगा क्योंकि ये उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ कर रहे हैं। इन बीजेपी वालों को गरीबों का कर्ज माफ न करना पड़े तो नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिसका कर्ज है उसका बैंक से माफ होगा। वो जानते थे कि अगर लाखों में कर्ज माफ करना पड़ेगा तो हमारे किसानों की भी गिनती आ जाएगी। इन्होंने जो नियम बनाया वो ये नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिसने कर्ज लिया है उसका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे यहां सब लोग जानते होंगे, जो यहां पर मौजूद होंगे, उनका कर्ज लाखों में होगा, करोड़ों में नहीं होगा। इसलिए अगर वो 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं तो लाखों का कर्ज हम लोग किसानों का माफ कर करके उनको खुशहाल बनाने का काम करेंगे। जहां एक तरफ हमारा किसान महंगाई से लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको, वहीं हमारे नौजवानों के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ ये पा सकते थे वो सरकार ने छीन लिया। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोचिंग कर करके परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने लगातार मेहनत की और जब परीक्षा देने जाते थे और जब घर लौट करके आते थे तो पता लगता था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और परीक्षा का पेपर एक लीक नहीं हुआ है, अगर पूरे पेपर गिनोगे तो अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए।
और ये जो पुलिस भर्ती हुई थी अभी, जिसमें सरकार ने कहा कि हमने इंतजाम किया है, सुरक्षा दी है, सब कुछ बेहतर कर दिया है, 2 दिन परीक्षा चलाई, लेकिन जब बच्चे घर पर लौट करके आए तो उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका था। कुछ लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, और अगर वो परीक्षा नहीं कैंसिल होती तो हो सकता था 8 या 10 लाख बच्चे ऐसे होते जिन्हें 100 में 100 नंबर मिल जाते। तो सरकार के सामने संकट था कि जब 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे तो बताओ उनको नौकरी कैसे देंगे। वो पेपर भी लीक हुआ और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। ये बीजेपी वालों को हम गणित बता दें कि जहां अगर 60 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ है और केवल उनके मां बाप को जोड़ दें अगर, तो एक परिवार में 3 सदस्य इस सरकार के खिलाफ हैं, 3 वोट। और अगर 60 लाख हैं लोग ऐसे, तो 60 लाख का गुणा 3 से तो वो 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो कोई लोकसभा ऐसी नहीं है जहां पर 2,25,000 वोट इनके खिलाफ न पड़ने जा रहा हो। तो बताओ ये बचेंगे कैसे? बताओ, एक लोकसभा में अगर 2,25,000 वोट कम हो रहा हो केवल नौजवानों की वजह से, तो बताओ ये बचेंगे कैसे? इसीलिए आपने देखा होगा पहले कह रहे थे 400 पार, अब हार रहे हैं 400 हार। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में रोड शो किया। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में योगी के रोड शो में भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर भी खड़े हुए नजर आए। उन्होंने बुलडोजर पर खड़े होकर ही सीएम योगी का स्वागत किया। जहां से मुख्यमंत्री योगी का रोड शो गुजर रहा था, लोग अपने अपने घरों से फूलों से सीएम योगी का स्वागत कर रहे थे। इस दौरान सीएम योगी मुस्कुराते हुए नजर आए और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विक्ट्री का साइन भी दिखाया। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी पे धकेलने की साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है करेंगे। बहनों भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। आज आपने यहाँ पर उत्साह दिखाया है, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूँ। बहनों और भाइयों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वह है कि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनका पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, आपने देखा होगा जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने पर मैं स्वयं उनके गांव गया था,
श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोक नायकों को अपमानित करने का कार्य करती है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए जो समाजवादी पार्टी बाबूजी कल्याण सिंह जी का अपमान करती हो, जो समाजवादी पार्टी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती हो, जो समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लोगों के अंगों पर विकृति डालने का कार्य करती हो, ऐसे परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। और इसी के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। 7 मई को आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, इन सभी एनडीए के सभी घटकों के द्वारा समर्थित प्रत्याशी श्री जयवीर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप सबसे करते हैं। करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि गुजरात के आणंद में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा की, जहां पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं। गुजरात में चूंटणीओ लड़ावी पण खरी अने चूंटणीओ लड़ी पण खरी। सभाओ पण करी ने रेलीओ पण करी, परंतु आजे मारे कहेवुं पड़शे कि आपणे त्यां गुजरात में बपोरे 11-12 वाग्या पहला जो कोई सभा करवी होय ने तो लोढ़ाना चना चाववा पड़े। बधा एम के हाजे जरा ठंडक थाय त्यारे राखजो ने। मारा माटे आजे अचरज छे, आणंदनुं आ विराट केसरिया सागर मने लागे छे आणंदे આજે બધા જ રેકોર્ડ તોડ્યા છે અને આ ચૂંટણીમાં પણ આણંદ અને ખેડા બધા રેકોર્ડ તોડશે। 2014 માં આપે સૌએ મને દેશની સેવા કરવા માટે મોકલ્યો અને તમે જે મને શિક્ષણ આપ્યું, તમે મને જે ઘડતર કર્યું, સરદાર સાહેબની આ ભૂમિમાંથી હું જે શીખ્યો, એ બધું આજે મને દેશની સેવા કરતી વખતે લેખે લાગે છે, કામે આવે છે। સાથીઓ, આપણે જ્યારે ગુજરાતમાં કામ કરતા હતા ત્યારે આપણો ગુજરાતનો એક મંત્ર હતો કે ભારતના વિકાસ માટે ગુજરાતનો વિકાસ। આપણે એવું ક્યારે નહોતા કહેતા કે દેશનું જે થવું હોય થાય, અમારા ગુજરાતનું થાય, એવું નહોતા કહેતા। આપણે હંમેશા કહેતા હતા ભારતના વિકાસ માટે ગુજરાતનો વિકાસ। અને હવે જ્યારે આપે મને દેશનું કામ સોંપ્યું છે ત્યારે મારું એક જ સપનું છે કે 2047 માં જ્યારે ભારતની आजादीना 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है और देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासन काल था, ये सेवा काल है। कांग्रेस के 60 साल के शासन में करीब 60%
ग्रामीण आबादी के पास टॉयलेट नहीं था, शौचालय नहीं था। ये 60 साल के बाद 10 साल में भाजपा सरकार ने इस देश में 100% टॉयलेट बना दिए। 60 साल में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल से जल की सुविधा पहुंचा पाई, यानी कि 20% भी नहीं, 20% से भी कम घरों में वो नल से जल पहुंचा पाई। 10 साल में ही नल से जल पहुंचने वाले घरों की संख्या आज 14 करोड़ घर हो गई है, यानी 75% घरों में नल से जल पहुंचा है। कांग्रेस ने क्या किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीयकरण। आज स्थिति ये है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले। जीरो बैलेंस से खोलने का निर्णय किया। जो बैंक के दरवाजे तक गरीब देख नहीं सकता था, आज गरीब बैंक में जाकर के हाथ मार करके उसके साथ कारोबार करने लगा है। गुजरात। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में बसपा ने गुरुवार को 11वीं सूची जारी कर दी अपने प्रत्याशियों की। बसपा ने कैसरगंज समेत 6 और प्रत्याशी घोषित किए। इसके साथ ही विधानसभा उपचुनाव के लिए लखनऊ पूर्वी से प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। गोंडा से सौरभ मिश्रा, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, बाराबंकी एससी से शिव कुमार दोहरे, आजमगढ़ से मशहूद अहमद को टिकट दिया। मायावती ने आजमगढ़ से तीसरी बार प्रत्याशी बदल दिया। तो बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों की 11वीं लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है बहुजन समाज पार्टी। गोंडा से सौरभ मिश्रा को टिकट दिया गया है और कैसरगंज से नरेंद्र पांडे। और ये सूची जो आप लगातार इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो प्रत्याशी हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी ने अपने 11वीं लिस्ट में इन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया। संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को प्रत्याशी बनाया गया है। बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे उम्मीदवार इन्हें बनाया गया है। आजमगढ़ से मशहूद अहमद प्रत्याशी बनाए गए हैं। कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा प्रत्याशी बनाए गए। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।